Hello and welcome to all of you. Today our topic is regarding procedure of revenue officer, especially filing and summoning, and this is very important topic regarding and especially for the one who wants to practice in land revenue, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि एक जो एप्लीकेशन है उसको आपने फ़ाइल कैसे करना है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी हाउ टू समन, कि समनिंग कैसे होती है विटनेसेस की या जो लोग चाहिए होते हैं एक फ़ैसले को एक समझ लें कि एक केस का फ़ैसला करने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट. Filing of application under section 21 and 22 of Land Revenue Act, it actually deals with that how to file application. Parties themselves or through recognized agents or legal practitioners, but revenue officers may order any such person to appear himself who is being represented by his agent. So guys, there are 2-3 things which you have to understand through by section 21. सेक्शन 21 जो है वो बेसिकली वो ये कहती है कि आप खुद से भी पेश हो सकते हैं, आप अपने किसी एजेंट के थ्रू भी पेश हो सकते हैं, कोई लीगल प्रैक्टिशनर कोई वकील जो है वो भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो पेश नहीं हो सकता. लेकिन इसमें सिर्फ ये इशू ये है कि इवन दो यू आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एजेंट और अ लॉयर, स्टिल इफ रेवेन्यू ऑफिसर थिंक्स दैट द पर्सन जिसका ये केस है उसका खुद से होना ज़रूरी हो, तो वो उसको कह सकता है कि भाई तुमने खुद लाजमी पेश होना है. सो रेवेन्यू ऑफिसर इन द एंड कैन समन एनी बॉडी हु ही डीम्स नेसेसरी फॉर द एडजुडिकेशन. दिस इज द होल आइडिया अंडर दिस सेक्शन. Secondly, that exception to appearance is laid down under section 132 and 133 CPC. पर्दानशीन लेडी, स्पेशली जो इसमें टॉपिक है वो पर्दानशीन लेडी का, वो आपको पता होना चाहिए कि पर्दानशीन लेडी इज नॉट द वन हु इज वेयरिंग वेल. द वन हु इज वेयरिंग हिजाब और वेल इज नॉट पर्दानशीन लेडी. पर्दानशीन लेडी is actually the one who does not understand social and common norms of the सोसाइटी. वो एक इलिटरेट लेडी है बेसिकली. और इलिटरेट किस में? इलिटरेट इस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं. उसको वर्ल्डली अफेयर्स का पता नहीं है. सो इट मे हैपन दैट इफ अ गर्ल इज वेयरिंग वेल, शी मे बी एन एडवोकेट, शी मे बी she may be a chartered accountant. So if a chartered accountant or a lawyer can never be said to be a pardanshin lady under this very section. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और फिर ये इसकी अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाए ना, जो थोड़ी सी मैं बताऊँ, तो आज से काफ़ी अर्सा पहले ना जो बड़े घरों की औरतें होती थी, समझें, जो स्पेशली वो पालकियाँ जब होती थी ना, इंडो पाक की हिस्ट्री में जो पालकियाँ, तो कहते थे जी कि आप आंख ना उठाओ उनकी तरफ. तो दोज वीमेन वर पर्दानशीन लेडी. वाई? बिकॉज दे नेवर न्यू अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ देयर हाउसेज. तो ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली वहाँ से चलती हुई आ रही है पर्दानशीन लेडी की. प्रोसेस ऑफ समन्स अंडर सेक्शन 23 24. सेक्शन 23 का मैं ये है कि राइटिंग में होने चाहिए और सील्ड होने चाहिए एंड शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड. सो अ समन शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी सील्ड, प्रॉपरली एड्रेस्ड मीन्स फुल नोन नेम शुड बी रिटन देयर. लेकिन अगर उस नेम के साथ अगर कोई इसकी डेजिग्नेशन है, तो अगर वो डेजिग्नेशन मिसिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुआ. अगर वो कैप्टन है तो आपने उसकी जगह कैप्टन की जगह आपने कोई कर्नल लिख दिया, या आपने कोई तहसीलदार है उसकी जगह आपने नायब तहसीलदार लिख दिया. इससे फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क सिर्फ ये कि उसका नाम होना चाहिए प्रॉपरली सील्ड, और वो होना चाहिए नाम ऑफ कोर्स उसके ये बाय नेम होता है हमेशा. इट वॉज टू बी सर्व पर्सनली और फेलिंग हिम ऑन हिज ऑथराइज्ड एजेंट. ऑथराइज्ड एजेंट आपको पता होना चाहिए. ऑथराइज्ड एजेंट, आप इफ़ यू अंडरस्टैंड CPC, यू सी, हमने ये बात पहले की थी कि एनोलॉजी ऑफ CPC विल बी ड्रॉन अगेन एंड अगेन. CPC में बेसिकली आपको पता है कि उसमें CPC में रूल 14 है और ऑर्डर 5, क्योंकि ऑर्डर 5 ही जो है वो समनिंग से रिलेटेड है ना. ऑर्डर 5 ऑफ CPC याद रख लें, दिस इज रिलेटेड टू समन्स. और ऑर्डर 5 CPC और सेक्शन 24 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट,
जब भी आप समनिंग की बात करेंगे तो आपने उस ऑर्डर को भी पढ़ना और इस सेक्शन को भी पढ़ा जिस सेक्शन को अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस ऑर्डर 5 की सेक्शन 14, उस ऑर्डर 5 के रूल 14 में लिखा हुआ है ये बात कि एजेंट को अगर दी जाती है ना चीज़ तो फिर तो प्रॉपर है, लेकिन एजेंट वो हो जो प्रॉपरली, जो सीपीसी का ऑर्डर 3 है ना उसका अगर रूल 2 पढ़े तो उसमें एजेंट की डेफिनेशन दी हुई है। तो बहरहाल वो हम सीपीसी में ज़्यादा नहीं जाते इसमें, दैट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। तो बात ये है कि इट इज़ टू बी सर्व्ड पर्सनली और फेलिंग हिम ऑन हिज ऑथराइज्ड एजेंट और एन अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। सो फॉर एग्जाम्पल इफ the person takes the summon, he goes to the house where it is known that this is his last address and this is where he may be living, and when he knocks the door, the person who comes out is and says that there is here the person that you are for whom summons are issued is not living here anymore, वो बंदा तो इधर रहता ही नहीं है या वो इधर है ही नहीं, तो फिर आप अडल्ट मेल मेंबर को देंगे। इन पंजाब अडल्ट फीमेल इज ऑल्सो ओके। It's just for Sindh, KP, and Balochistan. Adult male number is written. For Punjab, if there is an adult person, male or female की बात नहीं हो रही. In Punjab, if there is an adult person, that is enough. In case of failure of service or if summons are refused to be accepted का मतलब ये होता है कि जो प्यादा जब जाता है तो वापसी पे वो एक लेके आता है, एक वो रिपोर्ट जमा कराता है कि भाई वो जिस बंदे के नाम पे समन इशू हुआ था कि उसको रिसीव हुआ नहीं हुआ, उसके साइन लेता है वो, और फ़र्ज़ क्या वो बंदा ही साइन करने से रिफ्यूज़ कर दे, तो उस सूरत में क्या होगा। ये ऑर्डर 5 अगेन आपने ऑर्डर 5 सीपीसी को लाजमी देखना है इस जब आप ये सेक्शन पढ़ रहे हो, तो ये सारा कुछ वहीं से ड्राइव किया हुआ इन्होंने। देन सच समन्स में बी सर्व बाय एफिक्सेशन ऑफ कॉपी ऑन द यूजुअल और लास्ट नोन प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन। So if the person to whom it is served is not living in that area और वहाँ पे जो है वो आप किसी तरीके से सर्विसेज आप समन जो है वो सर्व नहीं कर पा रहे, तो जो लास्ट उसकी नोन प्लेस होगी रहने की आपने वहाँ पे इसको करना है। If such person reside in another district, then such summon by post be sent to the collector of such district, who shall apply the same procedure as stated before। यानी कि अगर वो बंदा उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह रहा, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो आपने बाय पोस्ट वो भेजना है किसको, कलेक्टर को भेजना है। और बाय पोस्ट भेजने का मतलब ये है कि आपने उसको प्रॉपर्ली स्टैंप और बाय जो रेगुलर पोस्ट ऑफिस आपने भेज दिया है और उसकी रसीद अपने पास रख ली ताकि वो रसीद आप अदालत में पेश कर सकें। तो ये आपने कलेक्टर को भेजना और कलेक्टर ने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि उसने इसी तरह उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसी तरह एक बंदे को उधर भेजना है और वो बंदा उधर जाएगा और वहाँ पे नॉक करेगा डोर को और वहाँ से देखेगा कि भाई वो अडल्ट मेल मेंबर है। अगर तो पंजाब है तो फिर तो कोई भी अडल्ट है उसके हवाले कर देगा, नहीं तो फिर मतलब जो अभी हमने पहले बात की उस सारे प्रोसेस को कलेक्टर जो है वो करेगा। कलेक्टर इज़ इन पंजाब बट इन सिंध, पंजाब में केपी में और बलूचिस्तान में कलेक्टर है, लेकिन सिंध में इसको एग्जीक्यूटिव वो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। अभी हमने पहले ये बात पढ़ी है। और इफ द लैंड टू विच सच केस इज रिलेटेड इज सिचुएटेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट देन बाय फिक्सेशन ऑफ कॉपी इन सच स्टेट, ठीक है। या जिस लैंड के बारे में अगर कोई केस है तो उस लैंड जिस स्टेट में जिस मौजे में वो लैंड फॉल करती है वहाँ पे जाके जो है वो उसके करीब तरीन किसी जगह पे, वहाँ पे कोई करीब तरीन मस्जिद होगी, कोई दीवार होगी, कोई जगह होगी, क्योंकि वो जो जिस ज़मीन की बाबत ये केस है तो उस ज़मीन पे तो वो आता जाता होगा ना, तो वहाँ पे आप जाके ये फिक्सेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो आखिरी उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ थी। If persons are so numerous, then revenue officer may choose some of them for service of summons. In case of partnership or company, summons to a single partner may be enough for service to such entity। अगर किसी कंपनी को समन भेजना है आपने तो उसके किसी एक पार्टनर को समन भेजने तो वो इनफ होगा, या किसी पार्टनरशिप भी हो गया। तो ये आपने यानी कि ये सारा बात याद रखनी है। और मेन इशू हेयर इज दैट you have to adhere to this process. So let us say that if this process has not been adhered to, then we will say that summons are not properly served और केस आगे नहीं चलेगा। केस चलाना है आगे वकील ने तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने समनिंग इसी तरीके से की है,
और अगर वो इस तरीके से समनिंग नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो केस जो है वो प्रॉपरली आगे नहीं चल सकता। इसमें एक और चीज़ है कि आपने सीपीसी में ये भी पढ़ा होगा कि जब आपने समन्स भेजते तो आपने साथ प्लेंट की कॉपी भेजते होते हैं। कई कई दफ़ा होता है कि प्लेंट की कॉपी भेजी जाती है, लेकिन इसमें कोई प्लेन की कॉपी भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन हमने बहुत स्ट्रिक्टली सीपीसी को हमने नहीं देखना, हमने सब्सटेंशियली जो है वो सीपीसी को देखना है कि यहाँ तक अगर अगर कलेक्टर को पोस्ट बाय पोस्ट स्टैंप कर दिया है ना, अब कलेक्टर तक अगर पहुँचता है या नहीं पहुँचता ये भी आपका ज़िम्मा नहीं है। आपने बस रसीद पेश कर देनी है अपनी कोर्ट में कि भाई हमने प्रॉपरली एड्रेस पे वो कलेक्टर साहब को हमने भेज दिया था, अगर वो लैंड दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। So for this process of summons, section 24 is very important, which has to be substantially adhered to. Analogy of CPC has to be derived in the process of summoning. Order 5 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में, क्योंकि ऑर्डर 5 मैंने आपको पहले बताया पढ़े। Once summons are properly served under order 9 rule 6 court can proceed and that is ex parte, यानी कि वो एक्स पार्टी उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सिमिलरली फिर अंडर 13 जो है वो अंडर रूल 13 जो इसी ऑर्डर का आपको पता होगा कि अंडर रूल 13 जो उसके ज़रिए से आप एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको सेट असाइड भी कर सकते हैं। प्रोसीडिंग्स डन ऑन हॉलीडे इफ प्रीवियसली नोटिफाइड विल बी वैलिड। याद रख लें कि अगर 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 प्रोसीडिंग हॉलीडे के दिन भी कोई रेवेन्यू ऑफिसर करता है तो उस सूरत में भी आपको ये पता होना चाहिए कि उस सूरत में भी ये वैलिड होगी। इसी तरह जो मोड ऑफ प्रोक्लेमेशन है, जिस तरह समन्स वगैरह, तो कई दफ़ा वो बीट ऑफ ड्रम से भी होती है, मस्जिद में ऐलान कराने से भी होती है, यानी कि ये भी एक तरीका था। अब तो ये खैर तरीका इतना यूज़ नहीं किया जाता फॉर श्योर, लेकिन पहले किसी दौर में ये वाला तरीका होता था। और ये भी याद रख लें कि प्रोसीजर ऑफ इसमें कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं वो वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो लैंग्वेज जो है वो समझ में आएगी किसको, जो जिन लोगों ने एप्लीकेशंस फाइल की होती हैं। एंड वन मोर थिंग दैट रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि वो किसी भी लैंड के अंदर असेसमेंट के लिए या डिफॉल्टर को पकड़ने के लिए जा सकते हैं, और प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इज बीइंग डिसाइडेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर हिमसेल्फ, जो कि ऑर्डिनरी उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग होती है, जहाँ पे या हो सकता है उसी स्टेट के पास वो आके, हो सकता है वो डायरेक्ट जायवको पे आके प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहे तो ये वो कर सकता है for the adjudication. But the main thing that I would like you to understand is the process of summoning. Section 24 is very important. You should understand what is the process of summons, and this relates with order 5 of civil procedure code. So I hope that this whole presentation was fruitful for you. In case you have any problem, do ask me. You have my WhatsApp number. Thank you.